तो हेलो बच्चों, आज हम आरटी का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम आरटी एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो जाके देखें ताकि आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ आए। और अब इससे पहले जो हमने कल डिस्कस किया था वो आपको याद होगा, नॉन टीचिंग वर्क का डिस्कस किया था पिछले पार्ट में, पार्ट सेकंड में, आरटी एक्ट 2009 के पार्ट सेकंड में, जिसमें हमने बताया था नॉन टीचिंग वर्क होते हैं सेंसस जो कि जनगणना वाला होता है, इलेक्शन जिसमें इलेक्शन में ड्यूटी लगती है टीचर्स की, और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कोई भी आपदा जो आती है उसमें ड्यूटी लगना। अब ये जो ड्यूटी है वो टीचिंग के अलावा जो वर्क है, एकेडमिक वर्क के अलावा, एकेडमिक वर्क के अलावा जो वर्क है उनमें लगती है। और आज अब हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि कितना हमारा जीडीपी है जो इन एजुकेशन सिस्टम पे खर्च होता है, या कितना जीडीपी हमारा है जो आरटी पे खर्च होता है, जीडी का कितना परसेंट, जीडीपी का कितना परसेंट, ये हम देखेंगे। तो इसमें ये हमें देखना है। उसके बाद हम एसएमसी डिटेल में पढ़ेंगे आज, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आज हमें ये डिटेल में करना है। और उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो फिर हम उससे आगे भी कंप्लीट करेंगे। उससे आगे हमें एनसीपीसीआर करना है, जो कि हमारा एसएमसी के बाद अगला टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं आज हम जीडीपी वाले पॉइंट से। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में जितनी भी हमारे देश में जीडीपी है उसका 6% जो है एजुकेशन सिस्टम पर खर्च करने के लिए आरटी एक्ट में प्रावधान है। यानी आरटी एक्ट में ये चीज़ बोली गई है कि जीडीपी का 6% जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पर खर्च होगा। अब ये नहीं है कि ये सिर्फ आरटी एक्ट में बोला है, इससे पहले भी ये जो हम पढ़ेंगे आगे चलकर, जो एनईपी आई थी 1968 वाली, और उसके बाद में एनईपी आई है 1986 वाली, और जो नॉर्मल कोठारी कमीशन है, इन सब में भी बोला गया है। और इन सब में भी अधिकतर सब में 6% जीडीपी ही खर्च करने को बोली गई है। और उसके अलावा जो नॉर्मल हमारा जो खर्च होता है वो एक अलग डाटा है, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आरटी पर कितना खर्च होता है हमें वो देखना है। तो आरटी पर होता है 1.8% जीडीपी, यानी कि आरटी पर कितना होता है, ये पॉइंट आप लिखिए, फर्स्ट पॉइंट आज के लेक्चर का। यानी कि 1.8% ऑफ टोटल जीडीपी एक्सपेंडिचर ऑन आरटीई एक्ट। तो ये मैंने अभी आपको जैसा बताया कि आरटीई एक्ट पर 1.8% ऑफ टोटल जीडीपी खर्च होता है। यानी इसके अंदर जितने भी आरटीई एक्ट के अंदर जितने भी कोई भी कमेटी या कोई भी जो पॉलिसी आ रखी है उन सब के ऊपर ये जो खर्च होता है वो बताया 1.8% ऑफ टोटल जीडीपी। अब अगला हमारा एक पॉइंट है पूरे एजुकेशन सिस्टम पर कितना खर्च होता है। तो पूरे एजुकेशन सिस्टम पे जो खर्च होता है उसके लिए लिखिए अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम का। अब एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि 6%, मैंने अभी आपको बताया ही था। तो एजुकेशन सिस्टम का पॉइंट लिखिए कि ऑल एजुकेशन, इसके अंदर सारी एजुकेशन पॉलिसी आ जाती हैं जितनी भी हैं, मिड डे मील वगैरह सब पॉलिसी इसके अंदर आती है। तो ऑल एजुकेशन पॉलिसी एक्सपेंडिचर 6% ऑफ टोटल जीडीपी, यानी कि जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी है उस पर टोटल 6% खर्च होना चाहिए टोटल जीडीपी का, हमारे देश की टोटल जीडीपी का। ओके, अब इसके बाद में हम आगे आते हैं। तो उससे पहले ये आपको क्लियर हो गया। अब एक हम प्रेजेंट का भी लिख लेते हैं कि ये तो क्या है कि जो हमारे उन्होंने रिकमेंडेड जो किया गया है, या फिर आप देखोगे ये प्रावधान है या ये एक सजेशन है कि इतना खर्च होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में कितना हो पाता है ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो अब अगला पॉइंट आप वो लिख लीजिए इन प्रेजेंट का। तो इन प्रेजेंट यूज़ ऑफ टोटल जीडीपी, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट का डाटा 4.1% से लेके 4.5% तक का। ओके, अब ये हमारा हो गया कितना परसेंट हम जीडीपी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आरटी का हो, चाहे टोटल एजुकेशन पॉलिसीज़ का हो, चाहे प्रेजेंट में अब कितना यूज़ हो रहा है ये हो। तो ये डाटा इससे रिलेटेड हो गया। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में हम थोड़ा ये भी जानेंगे कि जो स्टेट में और जो गवर्नमेंट है, अब आपको जैसे कि कोई भी एजुकेशन पॉलिसी है या एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा है स्टेट के अंदर, तो जो स्टेट के अंदर खर्चा है उसमें स्टेट गवर्नमेंट कितना अपना खर्चा उठाएगी उसका, और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना उठाएगी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है स्टेट को, तो वो स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड में से कितना उसे देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी। तो ये थोड़ा सा रेशियो आप लिख लेंगे, रेशियो
सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ लिख लीजिए आप। ये आरटी एक्ट की बात है, जब आरटी एक्ट में जो इन्होंने बोला है उसके हिसाब से, और उससे पहले से ये था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और रेशियो स्टेट, यानी टोटल जो खर्चा होएगा उसमें कौन सी गवर्नमेंट कितना उठाएगी। ओके, तो ये आपको लिखना है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये रेशियो था 70% और 30% का रेशियो। हालांकि इसे बाद में 5 ईयर प्लान जो आया था हमारा, 12वां 5 ईयर प्लान, जो कि लास्ट प्लान था, यानी जो पंचवर्षीय योजना आती है वो लास्ट 12वीं जब आई थी तो इसको चेंज कर दिया था, इसमें अपडेट कर दिए थे और इसे 50-50 कर दिया गया, और उसके बाद उसे फिर से अपडेट किया गया और फिर लास्ट में इसको 60-40 कर दिया गया है, जो कि प्रेजेंट में है। लेकिन ये हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, अभी आप इसको सिर्फ आरटी के बेस पे पढ़ो। तो आरटी के बेस पे ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से 70% फंड यूज होगा, स्टेट गवर्नमेंट से 30% फंड यूज होगा। ये है 70-30 का रेशियो, अगर आप देखा जाए सीधा 100 में से, या फिर परसेंट में भी वही बात है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एसएमसी का, जो कि हम अगले पेज से स्टार्ट करेंगे। तो एसएमसी का टॉपिक है हमारा अगला, और एसएमसी का टॉपिक, इसका फुल फॉर्म आप सभी को मालूम है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो हेडिंग डालिए अगली एसएमसी की, एसएमसी, और इन ब्रैकेट इसका फुल फॉर्म आप सभी लिख लेंगे, स्कूल मैनेजमेंट और कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ओके, ये हेडिंग हो गई अपनी। अब आपको जानना है एसएमसी में सब होता क्या क्या है। तो आर्टिकल तो मैं आपको एसएमसी का पहले ही बता चुका हूँ कि कौन से आर्टिकल में आता है ये। तो जो एसएमसी का आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर, एसएमसी का आर्टिकल नंबर 21। तो सबसे पहले आप आर्टिकल ही लिख लीजिए, एसएमसी का आर्टिकल नंबर। और ये आर्टिकल नंबर मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट पार्ट में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं होते हैं, ये आरटी के अपने खुद के आर्टिकल है जो कि 38 थे, तो ये उनमें से है। तो आप ये लिखिए पहले पॉइंट अपना यहाँ पे कि एसएमसी इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर 21 ऑफ आरटीई आर्टिकल्स। ओके, आरटी के जो आर्टिकल हैं उनसे रिलेटेड है, ये 21 नंबर में आता है। अब इसके बाद में आपको एसएमसी के बारे में क्या जानना है, इसके बाद में आपको एसएमसी के बारे में जानना है, एसएमसी के बारे में कि इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं। अब ये क्या है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, आगे वैसे लिखवाने वाला भी हूँ कि ये जो है ये मतलब स्कूल में इसको चुनाव करके और पेरेंट्स को चुना जाता है। इसमें इसका बाकायदा पूरा इलेक्शन प्रोसेस होता है स्कूल में, जिसमें पेरेंट्स को चुना जाता है, पेरेंट्स इसके मेंबर होते हैं इस कमेटी के, और उन सब के ये जो पेरेंट्स हैं ये, और ये पूरा एसएमसी इसके अंदर और भी स्कूल का प्रिंसिपल होता है, टीचर होता है। तो ये जो हैं ये इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो स्कूल के अंदर जो बजट आ रहा है वो कहीं मतलब उसमें कहीं से घपलेबाजी तो नहीं चल रही है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि बजट ढंग से यूज हो, स्कूल का डेवलपमेंट अच्छे से हो, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। स्कूल में ठीक ठाक वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं टीचर्स, ये भी सब मतलब ये पूरा जो स्कूल पर का निरीक्षण का जो काम होता है वो एसएमसी का ही होता है अधिकतर। तो ये थोड़ा सा आपने जान लिया, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ को कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि टोटल मेंबर कितने हैं, तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे टोटल मेंबर का है, टोटल मेंबर। अब टोटल मेंबर कितने हैं ये आपको जानना है, टोटल मेंबर हैं इसके 16। तो लिख लीजिए आप टोटल मेंबर 16। ये आपको एक एक चीज़ ये याद रखनी है, जितना मैं लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन इन्हीं में से उठ के आता है, एक्स्ट्रा मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ डिटेल का कुछ भी, तो जो लिखवा रहा हूँ वो आपको याद रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अगला टोटल मेंबर आपको पता चल गया, इसमें तो कोई समझाने वाली बात है ही नहीं, टोटल मेंबर 16 हैं जो हैं। अब इसके बाद में है इलेक्शन टाइम पीरियड। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया एसएमसी में जो पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है वो इलेक्शन के थ्रू किया जाता है। तो अब जो इलेक्शन टाइम पीरियड है वो कितना होगा, तो इलेक्शन टाइम पीरियड होगा अपना 2 साल का गैप। ये आप याद रखें, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये 1 साल में होते हैं, नहीं, इनका टाइम पीरियड होगा 2 साल का। तो ये अगला आप नोट डाल के लिख लेंगे, इलेक्शन टाइम पीरियड, या आप ब्रैकेट में लिख लो गैप। तो ये कितना है, 2 ईयर का गैप है, 2 ईयर गैप। ओके,
अब इसके बाद में ये आपको समझ आ गया कि कितना इलेक्शन टाइम पीरियड है, मतलब एक बार इलेक्शन हुए उसके 2 साल बाद वापस इलेक्शन होंगे पेरेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए। अब इससे अगला पॉइंट आपको लिखना है। अगला पॉइंट है कि ये जो कमेटी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसका चेयरमैन कौन या फिर चेयरपर्सन कौन होगा। तो चेयरमैन या चेयरपर्सन इसका जो होगा वो, मतलब अगर आपको क्या लगता है इसका चेयरपर्सन कौन होगा, ज़रा सोचिए। अब आप सबका क्या जवाब होगा, या फिर नॉर्मल अगर आपको ये क्वेश्चन दिखता है तो आप क्या सोचोगे कि एसएमसी का जो चेयरपर्सन या चेयरमैन है वो सीधी बात है स्कूल का प्रिंसिपल होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका जो चेयरपर्सन या चेयरमैन होगा वो होगा पेरेंट्स में से एक, क्योंकि पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है निगरानी करना, और मेन इसमें जो प्रायोरिटीज़ दी गई हैं वो पेरेंट्स को दी गई हैं, और जो मतलब पावर है वो पेरेंट्स के पास इसमें ज़्यादा है। तो इसलिए अगला आपको नोट इसमें डाल लेना है, और ये चीज़ याद रखनी है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एसएमसी का चेयरपर्सन कौन है, तो डालिए चेयरपर्सन, चेयरपर्सन डाल लीजिए, या आप इसको कह सकते हो चेयरमैन। चेयरमैन, अब चेयरमैन कौन होगा, आप डालोगे इसमें पेरेंट्स। ओके, ये हो गया, पेरेंट्स में से ही कोई एक होगा। और इसके बाद में अगला आपको देखना है कि डिप्टी चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरमैन कौन होगा। तो जो डिप्टी चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरमैन होगा, अब वो आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि अब चेयरमैन तो पेरेंट्स हो ही गए, तो डिप्टी में या तो प्रिंसिपल आएगा या टीचर आएंगे, लेकिन नहीं, डिप्टी चेयरमैन भी पेरेंट्स में से ही होगा। ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी इन बातों में कि डिप्टी चेयरपर्सन ऑल्सो अ पेरेंट्स या ऑल्सो फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि वो भी कोई पेरेंट्स ही होगा। अब इसके बाद में आपको देखना है, तो डिप्टी चेयरपर्सन हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या देखना है कि इस मीटिंग को, मतलब कि ये मीटिंग जब होती है तो मतलब एसएमसी की इनकी एक मीटिंग होती है, उसमें ये सब डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो मीटिंग होएगी उसको, मीटिंग को बुलाने वाला कौन होगा, किसके कॉल पर वो मीटिंग आएगी, तो अगला पॉइंट आपको लिखना है। तो ये जो कॉल होगी ये होगी स्कूल के प्रिंसिपल की, मीटिंग बुलाने की जो पावर है वो बस प्रिंसिपल के पास है। तो प्रिंसिपल के बुलाने पर मीटिंग होगी। ओके, ये आपका हो गया। अब इसके बाद में आपको अगला पॉइंट देखना है। अगला पॉइंट क्या देखना है कि ये हमारा अब एसएमसी हो गया। अब ये टोटल मेंबर 16 हैं। अब आपको देखना है इन 16 मेंबर्स में से कितने मेंबर हैं जो पेरेंट्स हैं, कितने हैं जो टीचर हैं, और प्रिंसिपल तो सीधी सी बात है एक ही होगा, उसका तो जानने की ज़रूरत ही नहीं है। और उनके अलावा जो बचे हुए 1-2 मेंबर है वो कौन है, उनके बारे में भी डिटेल से जानना है। तो अब आप इसमें हेडिंग डालिए टोटल मेंबर 16 और उनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप डालेंगे यहाँ पे टोटल मेंबर 16 हैं, स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे आप, टोटल मेंबर 16। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, ये मैं आपको टेबुलर फॉर्म में कराऊं या नंबर डाल के, चलो थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूं, मैं आपको टेबुलर फॉर्म में कराऊंगा ताकि आपको समझने में इजी हो। तो इसके मेंबर्स को आपको टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा जान लेना है कुछ इस तरीके से। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कराने में, लेकिन मैं आपके लिए ही करा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये लो, इसमें आपको 5 कॉलम बना लेने हैं। 5 कॉलम क्यों, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहला कॉलम हो गया, उसके बाद में दूसरा कॉलम हो गया, इसके बाद में यहाँ तीसरा कॉलम हो गया, इसके बाद एक यहाँ चौथा कॉलम, और लास्ट आपका ये 5वां कॉलम। अब ये जो कॉलम है इनमें आपको लिख लेना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्या है कि सबसे पहले तो आपको एक तो पता ही है, प्रिंसिपल तो होगा ही होगा इसमें, तो एक आ जाता है प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल। दूसरा एक कोई भी टीचर होगा जो प्रिंसिपल अपनी मर्ज़ी से चुन सकता है, तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा ये आपको पता है। अब ये तो एक एक में होंगे। अब इसके बाद आती है आपके पेरेंट्स की बारी, तो पेरेंट कितने होंगे, तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे पेरेंट का। ओके, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, पेरेंट। तो पेरेंट में आपको ध्यान रखना है कि टोटल कितने पेरेंट्स होंगे, तो टोटल पेरेंट 16 टोटल मेंबर है, इनमें से 12 होंगे पेरेंट। और इसको आप अगर परसेंटेज में लिखोगे तो 75, और इसको आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 3/4। और ओके, तो ये आपको याद रखना है, टोटल 12 मेंबर होते हैं पेरेंट्स, मतलब 12 मेंबर में से टोटल पेरेंट्स, 16 मेंबर में से टोटल 12 पेरेंट्स होंगे, जिनका परसेंटेज में आप देखोगे 75, फ्रैक्शन में देखोगे 3/4। ओके,
अब इसके बाद आपको अगली चीज़ क्या ध्यान देनी है, अगली चीज़ ये कि पेरेंट्स में कितने फादर और कितने मदर होंगे। ओके, तो इनका जो फादर मदर का जो रेशियो है, या मेल या फीमेल, मतलब फादर मदर ही आप लेके चलोगे, तो इनके लिए आपको फिर से एक टेबल या कॉलम टाइप का बना लेना है। यहाँ से कितने होंगे, ज़्यादा कुछ इसमें तो है नहीं, आप डायरेक्ट लिख लोगे या फिर ऐसे बना कर भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपके लिए, मतलब आपको कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, इसलिए इजी नोट्स एकदम बनवा रहा हूँ। तो क्या है कि एक आप इधर फादर लिख लोगे, इधर आप मदर लिख लोगे, तो आप देखेंगे कि 12 में से 6 ही फादर और 6 ही मदर, टोटल 50-50% का रेशियो है। ओके, अब ये हो गया पेरेंट्स का कंप्लीट। कितने पेरेंट्स में आपको पता चल गया, टोटल 12 होते हैं, 75% होता है। ये क्वेश्चन आ रखा है 75% का, और साथ ही ये आया था 3/4 का। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, टोटल नंबर पूछ सकता है पेरेंट्स के, या फिर उसके परसेंटेज में, या उसके फ्रैक्शन फॉर्म में, कुछ भी पूछ सकता है। आपको ये याद रखना है। इसके बाद में कितने फादर और कितने मदर होते हैं उसमें, या फिर मतलब कितना मेल फीमेल का रेशियो, ये भी आपको 50% याद रखना है, 6 का। अब आपके कितने हुए, एक प्रिंसिपल, एक टीचर, और ये हो गए कितने, 12। टोटल आपके कितने हो गए, 14। अब बचे 2। अब 2 कौन कौन होंगे, ये आपको थोड़ा अच्छे से समझना होगा। तो इसमें आप अगर ध्यान से समझोगे तो इसमें 2 कॉर्नर हैं। अगर स्कूल होगा 1st से 5th तक का, तो जो इसमें मेंबर होगा वो होगा म्यूनिसिपल की तरफ से। ओके, इनके द्वारा भेजा जाएगा अगर प्राइमरी स्कूल है तो, ये आप लिख लीजिए। और अगर स्कूल आपका एलिमेंट्री है 8 तक, या 8 से आगे तक का है, एलिमेंट्री स्कूल है, एलिमेंट्री एजुकेशन, या इसको हम एलिमेंट्री ना कहकर अपर प्राइमरी भी कहते हैं, तो आप वही लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपका स्कूल अपर प्राइमरी है तो इसमें जो भेजा जाएगा वो एमएलए की तरफ से भेजा जाएगा, थ्रू एमएलए। अब ये पॉइंट आपको समझ हो गया। अगर आपका प्राइमरी स्कूल है, 5th तक स्कूल है, तो उसमें भेजा जाएगा म्यूनिसिपल पार्टी, यानी आपके आसपास जो लोकल पार्टी है उनके द्वारा। मतलब कि अगर गांव में है तो मतलब गांव में आपको वहाँ से पंचायत में से भेजा जाएगा। और वही अगर 8 तक है, 8 तक या उससे ज़्यादा ऊपर का स्कूल है, तो उसमें एमएलए की तरफ से आएगा। ओके, इतना अब आपको समझ आ गया। अब एक लास्ट बचता है एनजीओ। जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक उनकी तरफ से आएगा। तो टोटल हो गए आपके 16। तो ये मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ आ गया, इतना समझ आ गया। अब ये आपका एसएमसी का टॉपिक है। अब इसके बाद में आपको थोड़ा सा वर्क जान लेने हैं एसएमसी। ये तो आपको डिटेल समझ आ गई। अब आपको देखना है कि इनके कार्य क्या क्या हैं। तो इनके कार्यों की आप हेडिंग डालोगे, वर्क ऑफ एसएमसी। हेडिंग डालो, वर्क ऑफ एसएमसी। अब आपने ये हेडिंग डाल दी। अब इसमें आपको क्या बताना है कि क्या क्या कार्य हैं। तो वैसे तो काफ़ी कार्य हैं, लेकिन आपको मेन याद रखने हैं। अब मेन जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें क्या है, पहला अप्लाई आरटी एक्ट, यानी जो आरटी एक्ट है वो ढंग से स्कूलों में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका ख्याल भी एसएमसी कमेटी रखेगी। तो ये लिखिए आप यहाँ पे पॉइंट अपना कि पहला पॉइंट, अप्लाई आरटीई एक्ट 2009 इन स्कूल लेवल में आरटी एक्ट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज़ का ख्याल एसएमसी रखेगी, यानी कि कमेटी रखेगी ये। उसके बाद में अगला आपको क्या ध्यान रखना है, अगला जो इनका वर्क है, जो मैंने आपको बताया था कि ये इनको ख्याल रखना है, जो फंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से उसके बारे में, उसका पूरा डेटा इनको रखना है, कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, इनका अधिकार होता है ये पूछना, ये सब पूछ सकते हैं। तो चेक गवर्नमेंट फंड, पूरा प्लान जो स्कूल का ईयरली प्लान होता है उस पूरे पे डिस्कशन होता है इनका एसएमसी मीटिंग में, कैसे ये फ़ंड कहाँ खर्च किया जाएगा, ये सब पूरा डिटेल में इनको बताना होता है। और प्रिंसिपल या टीचर्स इसकी मना नहीं कर सकते, इनको बताना ही होगा, ये डिटेल पेरेंट्स के साथ शेयर करनी पड़ेगी। अब इसके बाद में अगला एक और इम्पोर्टेंट है कि जो मैं आपको इतनी देर से बताए जा रहा हूँ कि मेक डेवलपमेंट प्लान, यानी कि स्कूल के विकास के बारे में प्लान बनाना, ये भी इनका मेन वर्क है। ओके, इन स्कूल, जो कि ये आपको समझने के लिए ज़रूरी है, ये इनके मेन वर्क हैं। वैसे तो और भी काफ़ी हैं, लेकिन इतना हमें ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है, तो ये आप पूरा डिटेल में तो ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद में आप अगला टॉपिक हेडिंग डालेंगे एनसीपीसीआर।
NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी चाइल्ड का राइट्स का हनन ना हो या उन चाइल्ड राइट्स छीने ना, बच्चों से उनके अधिकार छीने ना जाए, इन सब के लिए जो एक कमेटी बनी थी NCPCR, जो बच्चों के लिए देख रेख के लिए काम करती थी। अगर कोई टीचर उन्हें पनिशमेंट दे रहा है या भले ही पेरेंट्स कोई भी हो, मतलब उनका कोई अधिकार छीना है, उनको पूरा अधिकार है सब आज़ादी का सब कुछ, तो ये सब अधिकार उनसे छीने ना जाए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। और साथ में ये NCPCR बाकी काफ़ी वर्कों पर भी कार्य करती है। तो अगली हेडिंग आप डाल लोगे NCPCR। नेक्स्ट, तो जैसा कि आपको पता है अब हमारा अगला टॉपिक है NCPCR। अब NCPCR की आप सबसे पहले फुल फॉर्म देख लोगे, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इसमें क्या है कि ये बच्चों के अधिकारों का सुरक्षा करती है। अगर बच्चों के कोई भी अधिकार छीनते हैं तो वो डायरेक्ट इसमें जाके शिकायत कर सकते हैं, ये कमीशन है। तो इसमें जाके मतलब वो शिकायत करेंगे और ये उसका सॉल्यूशन करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि उनके अधिकारों का हनन ना हो, बच्चों के अधिकारों का। इसमें RT वाले एक्ट के अधिकार जितने भी हैं वो सारे बच्चों के अधिकार जितने भी अधिकार हैं सारे इसके अंदर काउंट होते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है, जैसे KVS एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ ली जाती है फुल फॉर्म भी, वो ज़्यादा डीप में जाते नहीं हैं। और रही बात DSSB की, तो DSSB एग्ज़ाम में थोड़ा सा डीप में चले जाते हैं। और अगर KBS में भी जैसे अभी तक सिर्फ फुल फॉर्म पूछते हैं, लेकिन हो सकता है अब ये डीप में चले जाएं और कुछ क्वेश्चन डीप से भी कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा अब डिटेल में पढ़ते हैं। अभी आपको फुल फॉर्म मैंने बता दिया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इससे आगे से अब हमें पढ़ना है इसको। इससे आगे आपको इसमें देखना है इसका फॉर्मेशन कब हुआ और इसके काम। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये इसके जो अभी हमें अपने एग्ज़ाम के हिसाब से जो मेन कार्य इसके देखने हैं वो यही है कि ये चाइल्ड राइट्स सुनिश्चित करती है कि उन बच्चों के राइट्स छिने ना। ओके, तो उस हिसाब से अब हम इसको आगे देखते हैं। अब इसका सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है इसके फॉर्मेशन की। तो हेडिंग डालो, अगली हेडिंग मीन्स पॉइंट, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इसका आपको देख लेना है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ है। तो नेक्स्ट ये लो इसका फॉर्मेशन। अब इसमें आपको दो चीज़ देखनी है, एक तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ और एक इसने वर्क स्टार्ट कब किया। दो चीज़ आपको देखनी है। इसने फॉर्मेशन, जो इसका फॉर्मेशन है वो अलग टाइम पर है, और जो इसने अपना कार्यकाल शुरू किया है या जो ये एक वर्किंग में आई है या इसने अपना काम स्टार्ट किया है वो अलग टाइम पीरियड है। तो जो फॉर्मेशन है उसकी डेट, इसकी जो ईयर है आपको सिर्फ ईयर याद रखनी है, 2005 में ये फॉर्मेशन इसका होता है, यानी ये बनी थी ये कमीशन। उसके बाद में अब ये 2005 में बन चुकी है। अब अगला पॉइंट आपको इसमें समझने का कोई पॉइंट नहीं है, ये सीधी सी फैक्ट नॉलेज है जो आपको याद रखनी है। 2005 में ये बनी है। अब नेक्स्ट क्या है कि इसने स्टार्ट वर्क कब किया, यानी स्टार्ट वर्क इन ईयर। अब आपको ये याद रखनी है कि इसने कौन सी साल में कार्य स्टार्ट किया। तो उसकी ईयर है 2007, 2007। ये आपको याद रख लेना है कि बनी तो ये 2005 में थी और इसने अपने कार्य स्टार्ट किए थे 2007 से। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि इसके क्या कार्य हैं, तो वो मैं आपको अभी बता ही रहा था, जैसे कि आपको डिटेल में बता रहा था मैं कि इसके कार्य क्या हैं, बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करना। तो उस हिसाब से अब आप इसको देखिए कि अगला इसका वर्क क्या है। अगला पॉइंट आप ये लिख लोगे अपने नोट्स में कि वर्क क्या है। अब वर्क में आप लिखोगे इफ़ एनी स्कूल नॉट फॉलो RTE एक्ट 2009 देन वी कैन, इसको ओ बना लो, कंप्लेन इन NCPCR। यानी अब RTE एक्ट के बेस से हम देखें तो अगर कोई स्कूल RTE एक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, जितने भी उसके अंदर रूल या जितनी भी बातें कही गई हैं उन्हें अगर फॉलो नहीं करता है, तो हम शिकायत कर सकते हैं अपने NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट में। और ये सुनिश्चित करेगी कि आगे स्कूल उसको फॉलो करे या ना करे या उसका एफिलिएशन कैंसिल करे, जो भी है वो ये देखेगी अपना आगे का वर्क। उसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि बच्चों के अधिकारों का हनन ना हो, उसका भी एक ख्याल रखेगी। तो एक और पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, टेक केयर ऑफ चाइल्ड राइट्स। ओके, नेक्स्ट इतना आपने पढ़ लिया। अब आप इसका एक और पॉइंट आपको देख लेना है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है।
क्योंकि क्वेश्चन में जैसे आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेगा कि एनसीपीसीआर किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है, या कौन सी मिनिस्ट्री है जो एनसीपीसीआर को मतलब संभालती है या फंड प्रोवाइड करती है, मतलब जो भी है मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है वो आपको अगला पॉइंट डालना है। तो लिखो अगला बुलेट पॉइंट अपना मिनिस्ट्री का, अगला बुलेट पॉइंट आपका मिनिस्ट्री, और कौन सी मिनिस्ट्री है ये आपको याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क कर रहा है। तो इसमें आपको लिख लेना है एनसीपीसीआर। अब ये आपकी फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको याद रखनी है। एनसीपीसीआर रन अंडर विच मिनिस्ट्री, आपको पता है किसी को? अगर पता है तो कमेंट करो। एनसीपीसीआर रन अंडर मिनिस्ट्री आई लगा लीजिए आप, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके अंदर ये वर्क करता है। जैसा कि आपको पता है चाइल्ड राइट्स वगैरह का ध्यान रखना है तो इसके अंदर ही आ जाएगा, इससे आप थोड़ा सा ऐसे याद भी रख सकते हो। अब दूसरा आपको देख लेना है कि एट प्रेजेंट इस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर कौन है। ओके, ये आपको जीके नॉलेज के लिए भी काम आएगा और हो सकता है कभी क्वेश्चन उठा ही ले, तो क्यों रिस्क लेना, आप ये देख ही लो। वैसे भी जनरल नॉलेज से तो क्वेश्चन उठ ही सकता है, क्योंकि जीके भी आती है आपके दोनों एग्ज़ाम में, चाहे डीएसएस भी हो चाहे अपना ये केबीएस हो, और नॉर्मल कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आती है। तो थोड़ा सा आप ये जान लोगे तो इसमें कोई आपका घाटा तो है नहीं। तो एक ये नॉलेज भी आप याद रख लो कि प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है इसका, प्रेजेंट मिनिस्टर। ओके, अब प्रेजेंट मिनिस्टर में आपको किसी को याद है तो बताइए, वरना मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। जो प्रेजेंट मिनिस्टर है इनके वो हैं अन्नपूर्णा देवी। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रेजेंट में मिनिस्टर हैं, अन्नपूर्णा देवी। ओके, अब इतना हमारा एनसीपीसीआर का टॉपिक ख़त्म होता है। एनसीपीसीआर का टॉपिक ख़त्म होता है। अब इसके आगे जो हमें पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं टीचर के वर्किंग आवर, और टीचर के वर्किंग आवर्स के अलावा हमें इनके रेशियो कि कितने बच्चों पे कितने टीचर होने चाहिए, ये सब हमें आगे पढ़ना है। तो इस पार्ट में आपको वर्किंग आवर के बारे में बता देता हूँ, और रेशियो वाला पार्ट हम अगले पार्ट में रेशियो से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आप देख लीजिए इसमें अपना टीचिंग वर्किंग आवर का आप एक हेडिंग डाल लीजिए। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको इसमें कंप्लीट कराता हूँ, बाकी यहाँ अगले में देखेंगे, अगले पार्ट में। तो एक हेडिंग डाल लीजिए यहाँ छोटी सी कि टीचर वर्किंग आवर। तो टीचर वर्किंग आवर ये हमें देखना है। अब टीचर वर्किंग आवर में हमें इसको डे वाइज वीक वाइज ऐसे देखना है। तो एक पहला पॉइंट आप लिखोगे कि एक वीक में कितना टीचर वर्किंग आवर कंपलसरी है, मतलब इतना होना चाहिए। अगला आप लिखोगे एक दिन में कितना है, ये सब मेंशन है अपने आरटीई में। अगला आप लिखोगे एक साल में कितना है। ओके, और एक साल का है वो मतलब दोनों में अलग अलग है। तो यहाँ आप डाल लोगे प्राइमरी तक का अलग है और अपर प्राइमरी का अलग है। यहाँ प्राइमरी से प्लस आप जो भी देखोगे तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है एक साल में कितना है। तो आपको किसी को मालूम है तो बताओ, और नहीं मालूम तो वो मैं वैसे भी आपको लिखवाने वाला ही हूँ। तो जो टीचर वर्किंग आवर है उसमें जो एक वीक का है वो है 45 आवर, और एक वीक के अलावा जो दूसरा है एक दिन का वो 7.5 है, और उसके अलावा जो नॉर्मल हमारा एक साल का है तो एक साल के अगर आप आवर देखोगे तो 1st to 5th तक तो 800 आवर हैं, और जो 8 से और 8 तक जो हमारा है उसमें 1000 आवर हैं। तो ये आपको देखना है। अब ये तो आप आवर्स के हिसाब से देख रहे हो, घंटों के हिसाब से देख रहे हो, और दूसरा आपको डे के हिसाब से देखना है, तो वो भी आपको नीचे लिख लेना है। तो एक और आप थोड़ा सा यहाँ एडिंग डालोगे डे के हिसाब से, ये हमारा आवर्स में है। अब यहाँ आप डालोगे टीचर वर्किंग डे इन आ ईयर या आ कैलेंडर, जो भी आप देख रहे हो। अब इसमें भी आपको लिख लेना है, पहला क्या है 1st से लेके 5th तक का देखना है,
और अगला हमें देखना है अपर प्राइमरी यानी कि 6 से लेके 8 तक का। ओके, तो इसमें अब आपको मैं ये डाटा एक साथ आपको बताता हूँ। एक वीक में टीचर के जो वर्किंग आवर कंपलसरी हैं वो हैं 45 आवर्स। ओके, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं कि कितने कंपलसरी हैं, तो ये फैक्चुअल नॉलेज आपको ज़रूर याद रखनी है। अब एक वीक का हो गया, उसके बाद आपको एक दिन का याद रखना है। तो एक दिन में आप देखोगे तो 7.5 आवर अप्रोक्सली होता है, ये आप याद रखोगे। अब है बात साल की, तो साल में जो प्राइमरी हमारे स्कूल हैं उनमें 800 घंटे कंपलसरी हैं, और उसके अलावा जो आपका अपर प्राइमरी या फिर 8 तक का जो है उसमें 1000 आवर्स कंपलसरी हैं। ये आपका एक साल का ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में एक साल में कितने दिन कंपलसरी हैं, जो दिन का जो आपका है वो प्राइमरी में या फिर फर्स्ट से लेकर 5th तक में 200 डेज़ कंपलसरी हैं अपने, मतलब मिनिमम इतना तो होना चाहिए। ये सब मिनिमम क्राइटेरिया है। अब 200 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 200 तो होना ही चाहिए 365 दिन में से। अब उसके अलावा 6 से लेकर 8 तक का आप देखोगे तो इसमें कितना है, इसमें 220 है, 20 और एक्स्ट्रा है। तो ये आपको याद रख लेना है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एक आध करके आपसे पूछ लेगा। तो ये फैक्चुअल नॉलेज आपको याद रखनी है। तो इतना हमारा अभी वर्किंग आवर वाला भी हो गया। अब इसके बाद में अगला हम छोड़ते हैं पार्ट 4 में। हम अगली वीडियो जो इसका अगला पार्ट आएगा, तब तक के लिए आप इतना देखो, इनके नोट्स बनाओ, ये सब देखो। हम तब तक अगली वीडियो आपको डालेंगे फिर। और इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप पूछ सकते हो। बाकी टेक केयर, धन्यवाद।